नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 231 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 6,500 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 6,596 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 289 मरीजों की मौत हुई है। वहीं राहत देने वाली बात यह है कि 3,308 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। प्रदेश में अब भी 2,846 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में मरीज हैं। यहां अब तक 3,008 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 114 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि 1,412 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है, जहां पर 1,204 कुल पॉजिटिव हैं। इनमें से 775 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल में 42 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर उज्जैन है। यहाँ अब तक 550 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 53 मरीजों की मौत हुई है। बुरहानपुर में 272 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें 13 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं खंडवा में 222, जबलपुर में 202, खरगोन में 115, धार में 109 मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लॉकडाउन में बाहर निकलते वक्त यदि आप सावधान नहीं हैं तो छोटी सी भूल भी आपको भारी पड़ सकती है। राजधानी में बीते 3 सप्ताह में जितने कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें 16.8% ऐसे हैं जो सब्जी, किराना लेने या फिर किसी शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकले थे और जाने अनजाने में संक्रमण की चपेट में आ गए। केंद्र सरकार की एक टीम ने 20 अप्रैल से लेकर 17 मई तक मिले संक्रमितों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली है और इस टीम ने पाया कि कुल मरीजों में 53.9% ऐसे हैं जो सीधे किसी संक्रमित के संपर्क में आए थे। हर 10 में से एक संक्रमित व्यक्ति या तो स्वास्थ्य विभाग या फिर पुलिस ड्यूटी में तैनात था। कोविड संबंधी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों में से 9.5% सीधे मरीजों के संपर्क में आए। केंद्र ने यह टीम संक्रमण की वजह पता करने के लिए भेजी थी। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में इन 27 दिनों में मिले संक्रमितों में 732 ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच में है। इनमें 510 पुरुष और 222 महिलाएं हैं। हालांकि अब तक इनमें से 411 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर की बात करें तो 31 मई के बाद लॉकडाउन खोलने को लेकर अलग अलग रोड मैप बनाया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत फैसला लिया गया है कि इंदौर को 3 अलग अलग जोन में बांटा जाएगा, जिसमें नगर निगम सीमा में जुड़े बाहरी 29 गांव, शहर का नया इलाका और शहर का मध्य क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन को खोला जाएगा। इसके साथ ही हवाई और रेल यात्रा शुरू होने के मद्देनजर यात्रियों की स्क्रीनिंग की अलग व्यवस्था की जाएगी। 31 मई के बाद किस तरीके का स्वरूप रहेगा इंदौर में लॉकडाउन को लेकर, इस मुद्दे पर इंदौर कलेक्टर से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,000 से ज़्यादा हो चुकी है और अब लॉकडाउन 4 का समय भी आ चुका है। खुलने के लिए किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, अब आगामी 31 मई के बाद क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर, एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अभी भी इजाफा हो रहा है और लॉकडाउन को भी खोलना है, तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है और जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। हर जगह हम ये बोल रहे हैं कि, और बाकी माध्यमों से भी हम लोग मैसेज करा रहे हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे रेडियो जिंगल्स हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का सही उपयोग करें और मास्क जो बोल रहा है व्यक्ति उसको भी यूज़ करना चाहिए और जो सुन रहा है उसको भी यूज़ करना चाहिए। बाहर से घरों में जो सामान आ रहा है उसको किस प्रकार से घरों में लेना है, आप जब दिन भर घूम कर घर में जा रहे हैं तो किस प्रकार से आपको कार्य करना है। कहीं ना कहीं उसकी अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे केसेस अभी उस बात पे भी आए हैं कि लोग ये जो अवेयरनेस की कमी होने के कारण संक्रमित हुए हैं, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ है इसमें। एक रूपरेखा भी तैयार की है शहर को 3 अलग अलग जोन में बांटने का। एक अभी शुरुआती जो कदम है वो क्या रहेगा, किस तरीके से? देखिए, शहर को जो आज भी हम लोग की मीटिंग हुई थी उसमें माननीय हमारे संपादकगण आए थे बहुत सारे, उनको बताया था कि शहर को 3 भाग में बांटा है। एक 29 गाँव वाला जो क्षेत्र है हमारा नगर निगम सीमा के अंदर, एक मध्य क्षेत्र है जो सबसे टफ है
और उसके बाद बीच में सिटी एरिया है। 29 गाँव मध्य क्षेत्र के बीच का जो एरिया सिटी एरिया है। तीनों एरिया की जो व्यावसायिक और आवासीय संरचनाएं हैं वो डिफरेंट हैं तीनों की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है और इस कानून के तहत मजदूरों में जबरन वसूली करने पर रोक लगेगी। वहीं जबरन वसूली करने पर सजा का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। यह कानून तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा आदिवासियों को साहूकारी प्रथा से मुक्त कराने के लिए लाए गए कानून के ही समान होगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संवेदनशीलता बरतते हुए उन मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लेके आए हैं और कुछ अभी योजनाएं पाइपलाइन में भी। निश्चित रूप से यह सरकार 7.5 करोड़ जनता की सरकार है। सबके हितों की रक्षा माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और करेगी। कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले 2 महीने में आपके प्रदेश में आपकी सरकार में निश्चित मजदूरों पर अत्याचार हुआ है, हो रहा है, इसलिए आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आप सारे जो संवैधानिक नियम है उनके तहत कार्रवाई करना प्रारंभ कर दें, थोड़ा सख्ती कर दें। अब नए कानून की आवश्यकता नहीं होगी। बात बुरहानपुर की करते हैं, जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम लॉकडाउन यादव रखे जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवजात को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, बहन मुंबई से अपने राज्य उत्तर प्रदेश श्रमिक ट्रेन से जा रही थी। बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा हुई और मेरे भांजे का जन्म हुआ। इन परिस्थितियों में जन्मे बेटे का नाम बहन ने लॉकडाउन यादव रखने का फैसला किया। अब ये बच्चा तो मध्य प्रदेश का भी है। नन्हे लॉकडाउन को आशीर्वाद और शुभकामनाएं। नन्हे लॉकडाउन यादव को बहुत सारा प्यार। दरअसल शनिवार को कोरोना लॉकडाउन के चलते मुंबई से अंबेडकर नगर श्रमिक ट्रेन से सफ़र कर रहे श्रमिक परिवार की प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने के बाद रेलवे की मदद ली गई। ट्रेन को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन रोका गया, जहां के जिला अस्पताल में प्रसूता सोनी यादव ने बच्चे को जन्म दिया। नवजात बच्चे के माता पिता ने प्यार से बच्चे का नाम लॉकडाउन यादव रखा है। कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूरों का हाल बेहाल है। भले ही राज्य सरकार मजदूरों को उनके घर पहुंचा रही है, पर उनके साथ व्यवहार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मजदूरों के साथ पुलिस की बदसलूकी का है। इसकी पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दमोह के जबलपुर बाईपास पर अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को दमोह का एक पुलिसकर्मी गंदी गालियां दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक प्रवासी मजदूर पुलिसकर्मी से गुहार लगा रहा है कि हम सुबह 5:30 बजे से लाइन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए खड़े हैं, जिसके जवाब में पुलिसकर्मी मजदूर को गाली दे रहा है। मामले में जिला पुलिस के अधिकारी ने चुप्पी साध ली है और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। IBC24 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों को अब विराम देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी टीम में नए चेहरों को शामिल करने का मन बना लिया है। संभावना है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 31 मई से पहले लगभग 22 मंत्रियों को शपथ दिलवाई जा सकती है। और इस बीच मंत्री पद के दावेदारों की भी मुख्यमंत्री और संगठन प्रमुख BD शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात लगातार जारी है। मंत्री पद के दावेदारों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन नेताओं के बीच चर्चा भी पूरी हो गई है। दावेदारों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। संभावना है कि शपथ की तारीख तय करने से पहले मुख्यमंत्री एक बार दिल्ली जा सकते हैं। शिवराज कैबिनेट में अभी सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ही मंत्री बने हैं। साथ ही कई और चेहरों को जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए कई विधायक भी मंत्री पद से दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये पद्धति पर काम करने वाला दल है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए भाजपा में किसी प्रकार की ऐसी कोई चिंता नहीं होती। मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी ही होगा।
ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा सिंधिया के महल जय विलास पैलेस के पास बाहर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत ने सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पाकर मौके से फरार हो गया। तलाश गुमशुदा जनसेवा की टाइटल के साथ महल गेट के बाहर पोस्टर लगाए गए। उन्होंने सिंधिया को गुमशुदगी बताने वाले को 5100 रुपए नगद देने की घोषणा की है। मामले की जानकारी जैसे ही सिंधिया के समर्थकों को लगी, उन्होंने तत्काल महल गेट पर पहुंचकर गुमशुदगी वाले पोस्टर को फाड़कर फेंक दिया। सिंधिया समर्थकों ने इसे घृणित राजनीति बताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर अब कहीं पर भी ऐसे पोस्टर लगाए गए तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। जो लोग पोस्टर लगा कर गए हैं, उन्होंने पूरे अंचल में इस तरह के पोस्टर लगाने की घोषणा की है। इधर पुलिस ने भी कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिंधिया सबसे बड़ी मुसीबत है। यही वजह है कि कांग्रेस ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। आज 3 माह से जो अतिथि विद्वान शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है, जिनके लिए उन्होंने टीकमगढ़ में बोला था कि मैं रोड पे उतरूंगा इनके साथ में, मैं इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा। आज वो नदारत है, तो हम उनकी नींद खोलना चाहते हैं और 5100 का नगद इनाम देंगे जो उनको ढूंढ के लेकर आएगा और उनसे जनसेवा करवाएगा। ये घिनौनी राजनीति का परिचय है। जैसे मुझे पता लगा, मैं आसपास ही था, मैं तत्काल आया। अगर मैं ऑन द स्पॉट होता तो उनका विरोध करता। ये टोटल पॉलिटिकल स्टंट है, ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे संज्ञान में मामला अभी भी आया, मैं आसपास ही था तो मैं नगर थाने पर आया हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि सिद्धार्थ राजावत नाम का कोई व्यक्ति है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को बताता है, उसने पोस्टर लगाया है कि सिंधिया ही लापता है। तो उनका वीडियो क्लिप भी हमने पुलिस को दे दिया है। किसी कार्यकर्ता ने उनका वीडियो क्लिप लिया था और उनकी जानकारी सारा मामला हमने ला दिया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसका परीक्षण कर रहे हैं और इसमें संभवतः ये झांसी रोड के अंतर्गत क्षेत्र आएगा जहाँ पर पोस्टर लगाया है और इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर सिंधिया समर्थकों की पहचान कर उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का फरमान जारी किया गया है। कांग्रेस लगातार सिंधिया समर्थकों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विश्वास सारंग ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के चलते ऐसा किया जा रहा है, जो कांग्रेस की बौखलाहट को बताती है। हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने विश्वास सारंग से इस मुद्दे पर बातचीत की। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद में उस क्षेत्र के चंबल और ग्वालियर क्षेत्र के कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार गाज गिर रही है और अब एआईसीसी ने नया फरमान जारी किया है कि सिंधिया समर्थकों की पहचान करने के साथ कांग्रेस से बाहर निकाले। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है। सर, फरमान एआईसीसी का है, जो लोग सिंधिया के साथ पहले ही चले गए उसके बाद में फिर से कांग्रेस के अंदर ऐसे लोगों की छटनी की जाएगी जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस को लगते हैं। देखिए, कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है, इसमें अनुशासन नहीं है और हर गुट का नेता अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। कमलनाथ जी चाहते हैं इस बहाने मेरे खिलाफ गुट वालों को निकाल दूं। दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीति करते हैं और आखिरी में जाकर, क्योंकि राहुल गांधी का सीधा कंपटीशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ था, इसीलिए उन्होंने प्रताड़ित किया ज्योतिरादित्य जी को। ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है और केवल कुंठा के कारण इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पर लेकिन जो लोग बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ऐसे में एआईसीसी का ये फरमान कि आप चिन्हित कीजिए ये फला आदमी सिंधिया समर्थक और उसको बाहर का रास्ता दिखाइए। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, ये गुट की राजनीति है। यदि ऐसा कुछ वो कर रहे हैं तो उन्हीं का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में सर क्या फ्यूचर देखते हैं? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 3 कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, क्या आपको नजर आता है कि सामने विपक्ष है क्या? देखिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, देश में भी खत्म हो गई, मध्य प्रदेश में भी खत्म हो गई। जो कुछ था तिलिस्म था केवल सिंधिया जी का। अब जब सिंधिया जी आ गए, बाकी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो वैसे ही चुक चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग। सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा हुई थी और उसके बाद में एआईसीसी का जो फरमान है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गुटों से जोड़कर उसको विश्वास सारंग बता रहे हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी बांट दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने
जिम्मेदारी बांटी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा के हिसाब से प्रवक्ता अब जिम्मेदारी संभालेंगे। सुधीर नरोत्या हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, चूंकि उपचुनाव सामने है, ऐसे में अब कांग्रेस तमाम परिस्थितियों से उभरकर नए सिरे से इस जंग में कूद चुकी है। किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या प्रमुख प्रवक्ता है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, बिल्कुल बात की है तो कांग्रेस के माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा इसको बताया जा रहा है। और कांग्रेस के जो चेहरे जो खाद्य तौर पर कांग्रेस के चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं, या फिर टीवी और मीडिया में जिनकी पहचान बनी हुई है, उनको क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ में मीडिया और सोशल मीडिया के संवाद के माध्यम से जो है चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। अगर खासकर हम बात की जाए तो कांग्रेस के जो प्रदेश के मीडिया विभाग के जो उपाध्यक्ष है भूपेंद्र गुप्ता, उनको सांची एवं सुर्खी की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा सैयद जाफर जो अनूपपुर, अवैध दुबे जो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, उनको आगर, मालवा और हाटपीपल्या विधानसभा, नरेंद्र सलूजा को सांवेर और सुवासरा, बदनावर 3 विधानसभा की जिम्मेदारी। इसके अलावा के मिश्रा जो कि अरुण यादव के खास माने जाते थे और कांग्रेस के मीडिया के प्रमुख मुख्य प्रवक्ता भी रह चुके हैं, उनको ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। के मिश्रा के साथ में यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है दुर्गेश शर्मा, राम पांडे और रवि सक्सेना, वो भी के मिश्रा के साथ ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर इस जिम्मेदारी को संभालेंगे, जिसके अंतर्गत न केवल कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा बल्कि मीडिया मैनेजमेंट के साथ में जो माइक्रो मैनेजमेंट है चुनावी तैयारियों को लेकर, एक तरीके से कहना होगा कि पर्यवेक्षक की भूमिका जो है ये प्रवक्ता निभाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उपचुनाव को लेकर। जो जिम्मेदारियां प्रवक्ताओं को बांटी गई है, साफ तौर पर एक विजन लेकर कांग्रेस चल रही है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी है कांग्रेस ने। अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने जिम्मेदारियां बांटी हैं, प्रवक्ताओं को जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र गुप्ता को सांची और सुर्खी की जिम्मेदारी दी है, तो सैयद जाफर को अनूपपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभय दुबे को आगर और हाटपीपल्या की जिम्मेदारी मिली है। नरेंद्र सलूजा को सांवेर, सुवासरा और बदनावर का जिम्मा दिया गया है। के मिश्रा को ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो प्रमुख जगहों पर अब प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है। भूपेंद्र गुप्ता को सांची और सुर्खी की जिम्मेदारी है। सैयद जाफर को अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अभय दुबे को आगर और हाटपीपल्या की जिम्मेदारी दी गई है। तो नरेंद्र सलूजा को सांवेर, सुवासरा और बदनावर का जिम्मा सौंपा गया है। के मिश्रा को ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों को फेसबुक पर गद्दार बताने के मामले में पूर्व कांग्रेसी विधायक और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए पूछा है कि जब उनके सगे भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, तब उन्हें गद्दार की परिभाषा याद नहीं आई थी क्या? वहीं गोविंद सिंह ने सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगाने की बात पर कहा कि सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। सिंधिया जब दिल्ली में रहते थे तो उनके पांव दिल्ली में नहीं टिकते थे। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपके सगे भाई लक्ष्मण सिंह जी भाजपा में चले गए थे, उस समय आपने गद्दार नहीं कहा, उस समय आपको गद्दार की परिभाषा याद नहीं आई। आज हम लोग आपको गद्दार नजर आने लगे। प्रदेश में 2 ही नेता हैं, शिवराज सिंह और दूसरा सिंधिया जी, जो दिन रात जमीन में आम जनता के साथ घूमते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच गेहूं खरीदी का नया रिकॉर्ड बन गया है। अब तक 1 करोड़ 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। सरकार का दावा है कि इससे पहले प्रदेश में 84,89,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड था। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कई खरीदी केंद्रों में गेहूं रखने की जगह नहीं बची है। ऐसे स्थानों से ट्रेन के जरिए गेहूं दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और आज की डेट में हम 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने अभी तक उपार्जन कर लिया। बहुत बड़ी परेशानी स्वभाव है कि हमारे पास बियर हाउस उपलब्ध होने के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन चूंकि हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ उपार्जन हुआ है। इस कारण से कहीं कहीं जैसे उज्जैन में है
उज्जैन के गोदाम फुल हो गए, बक्सी के गोदाम फुल हो गए, महीपुर के गोदाम फुल हो गए, तो हम लोग वहाँ ट्रेन के द्वारा गेहूँ मंगा रहे हैं और उसको होशंगाबाद में रखवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं अगर बहुत ज़्यादा उपार्जन हो गया है, भंडार की जगह नहीं है, तो हम उसको दूसरी जगह भी ट्रेन के द्वारा ला रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिजली बिल ज्यादा आने की ऑनलाइन शिकायत की तो शिकायत के क्लोज रिमार्क में लिखा है, बिजली बिल में छूट पाना है तो बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। बिजली विभाग के यूजर पोर्टल पर सरकार विरोधी टिप्पणी मामले की जानकारी भाजपा को लगी तो बवाल मच गया, जिसके बाद कंपनी के आला अधिकारियों ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए पहले सहायक यंत्री प्रदीप सिंह दांगी और इसके बाद कार्यपालन यंत्री शैलन सिंह भदौरिया को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, खुद को बचाने में लगे सहायक यंत्री प्रदीप सिंह दांगी की शिकायत पर 3 आउटसोर्स कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। दरअसल आगर मालवा निवासी हरीश जादम का बिजली बिल करीब 36,000 आया और उन्होंने इसकी यूजर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की थी। इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की कारस्तानी बताया है, तो एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव का कहना है कि बिजली बिल में राहत के लिए भाजपा को हटाना है। सरकारी बिल पर, सरकारी पोर्टल पर इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी घोर निंदनीय है और घोर अपराधजनक है। इनको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलना चाहिए। 42 हजार रुपए के बिल एक माह के दिए जा रहे हैं, जो एक अनुमानित बिल है जो 2019 के अप्रैल के अनुमान पे बिजली विभाग द्वारा दिए गए हैं। यदि इस तरह का साइट पे आया गया है तो बिल्कुल मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि जो 24 विधानसभा में चुनाव है, जनता वापस कांग्रेस की सरकार लाए और ये 100 यूनिट पे 100 रुपए का जो बिल आता है वो बिल्कुल कांग्रेस सरकार करेगी। और बीच में लॉकडाउन के 2 महीनों में हमारा बिल 10,000 का और जुड़ के टोटल 36,000 का बिल हो गया। हमने इसकी ऑनलाइन ऊर्जास की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन दिया कि हमारा बिल सुधार किया जाए, तो बिल तो कुछ सुधार नहीं हुआ और उसके पक्ष में टिप्पणी आई कि बीजेपी हटाओ, कांग्रेस लाओ और 100 रुपये में 100 का पाओ। शासन विरोधी टिप्पणी करने के संबंध में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है, जिस पर से इन तीनों संदेहों के धारा 65, 66 सूचना को पूरी करने के तहत अपराध का निर्देशन लिया गया है। इस बीच इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। CSGITS कॉलेज के बाहर चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आप देखिए, ड्राइवर ने गाड़ी निकलकर अपनी जान बचाई है। तो तुकोगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां SGITS कॉलेज के बाहर चलती कार में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। तुकोगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें आप देखिए इंदौर से, जहां पर आग लगी चलती गाड़ी में। SGITS कॉलेज के ठीक बाहर में चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और ड्राइवर ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई है। तुकोगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। चलिए, तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।